हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 15 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। इस लेसन से रिलेट हम आज एक्सरसाइज के 1 to 4 4 क्वेश्चन जो है ना डिस्कस करेंगे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वर द आइडियल्स एक्सप्रेस्ड इन द ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था उस ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन के अंदर किन आइडियल्स पर जो है ना जोर दिया गया है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन है वो क्या बताना चाहता है, उसके आइडियल्स क्या हैं। अपने देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टाइम 9 दिसंबर 1946 से 1949 नवंबर, यानी एक बार फिर से आप सुनो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो टाइम पीरियड है 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 49 को ये कॉन्स्टिट्यूएंट जो अपना असेंबली थी इसके बीच में ये संविधान पूरा हुआ था 2 साल 11 महीने 18 दिन में। इसके लिए 11 सेशन बैठे थे, 11 सेशन हुए थे और साथ साथ में 165 डेज स्पेंड हुए थे। तो कांग्रेस के लीडर को और ये हम कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये लगा था कि अब डिवीजन होना बिल्कुल पक्का है इंडिया का, ऐसा फील होने लग गया था। तब इंडिया की कुछ कम्युनिटी जो है ना फियर में थी, डर में थी कि अब हमारा क्या होगा। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इस रिजोल्यूशन को जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज है जो माइनॉरिटी वालों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने क्या बताया? फर्स्ट कि इंडिया जो है इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक कंट्री है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इंडिया की जितनी भी स्टेट हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगी। इंडिया के अंदर जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब लोगों को जो है ना सिविल राइट्स जो है ना मिलेंगे। इंडिया के अंदर कोई भी माइनॉरिटी में जो अपने आप को फील करता है उसे कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, सबको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जो भी SC, BC या ट्राइब्स पीपल हैं उनके लिए जो है ना सेफ गार्ड है, उनको हर तरह से जो है ना प्रोटेक्शन जो है ना यहाँ पर दिया जाएगा। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, सबको सिविल राइट बराबर दिए जाएंगे, चाहे वो पुअर है, रिलीजन से कोई है, कम्युनिटी से कोई है, डायरेक्शन से कोई है, किसी भी स्टेट का रहने वाला है। इस रिजोल्यूशन के थ्रू पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ के उन लोगों को अपने विश्वास में ले रहे हैं जो अब ऐसा लग रहा है कि ब्रिटिशर यहाँ से जाने वाले हैं और उनको ये डर था अब हमारा क्या होगा। उस कम्युनिटी को जो है ना अपने फेवर में लेने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ में वो ये भी कर रहे हैं कि हमारा जो वर्क है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी पीस और ह्यूमन वेलफेयर के लिए ही होगा। तो इस तरह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में यानी ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन में ये सब बातें जो है ना कह करके लोगों को अपनी ओर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। How was the term minority defined by different groups? ये कहता है कि यहाँ पर ये कहता है कि जो डिफरेंट जो ग्रुप हैं वो माइनॉरिटी को किस तरह डिफाइन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले माइनॉरिटी होता कौन होते हैं? माइनॉरिटी में जो अपने आप को कम प्रपोर्शन में समझे वो लोग माइनॉरिटी में माने जाते हैं। यहाँ जब संविधान की प्रोसेस चल रही थी तो कुछ ग्रुप्स ने माइनॉरिटी के लिए डिफरेंट वर्ड जो है यूज किए हैं।
कि माइनॉरिटी में कौन है। मद्रास के बी पोकर बहादुर का मानना है कि इस कंट्री के अंदर माइनॉरिटी में मुसलमान हैं, इसलिए मुसलमानों की नीड मुसलमान ही पूरी कर सकते हैं, इसलिए उनका रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में होना चाहिए। बी पोकर बहादुर का ये मानना है। दूसरा यहाँ पर एनजी रंगा ये कहता है कि इस देश के अंदर जो रियल माइनॉरिटी में है ना, वो कौन है। वो कहता है कि यहाँ की डिप्रेस्ड क्लास, ये ओप्रेस्ड क्लास, यहाँ की सुप्रेस्ड क्लास, ये लोग हैं। यानी वास्तव में उन्होंने केवल पुअर लोगों को कहा है, जो किसी भी कम्युनिटी से या किसी भी कास्ट से हो। तो यहाँ पर एनजी रंगा उन ऑर्डिनरी पीपल के बारे में बोलते हैं जो वास्तव में लंबे टाइम तक ओप्रेस्ड रहे हैं, डिप्रेस्ड रहे हैं, सुप्रेस्ड रहे हैं। यहाँ ट्राइबल पीपल के बारे में जयपाल सिंह कहते हैं कि असली माइनॉरिटी में तो यहाँ की ट्राइब्स पीपल हैं, जिनको यहाँ के ट्रेडर ने, यहाँ के बिजनेसमैन ने, यहाँ के लैंडलॉर्ड्स ने जो है ना बिल्कुल अलग थलग उनकी लैंड से कर दिया है। इसलिए वो कहते हैं कि हम 6000 ईयर से ओप्रेस्ड रहे हैं। जयपाल सिंह ने अपने इन लोगों को क्या कहा है, माइनॉरिटी में कहा है। इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि इस देश के अंदर वास्तव में जो माइनॉरिटी में है वो यहाँ के दलित हैं, डिप्रेस्ड क्लास है, और इनके साथ बोलने वाले नगप्पा भी ऐसा ही मानना है। उनका कहना है कि वास्तव में यदि इक्वलिटी को लाना है तो दलित लोगों को, ओप्रेस्ड क्लास को जो है ना यहाँ पर डिफरेंट जो सर्विसेज हैं उनमें रिजर्वेशन दिया जाए, ताकि ये लोग इकोनॉमिकली और सोशली स्ट्रॉन्ग हो सकें। लेकिन इनके साथ साथ कुछ ऐसे लीडर भी हैं जो ये कहते हैं कि इस कंट्री के अंदर न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, कोई भी माइनॉरिटी में नहीं है। असली माइनॉरिटी में तो यहाँ के पुअर लोग हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से, रिलीजन से या स्टेट से आते हों। इसलिए यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप ने जो है ना माइनॉरिटी को इस तरह डिफाइन किया है। नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वर द आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ ग्रेटर पावर टू द प्रोविंसेस। यहाँ पर क्या बताया गया कि प्रांतों के लिए, स्टेट के लिए ज्यादा शक्तियों के पक्ष में क्या तर्क दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मद्रास से एक मेंबर है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो कहते हैं, जिनका नाम है के संतनम। के संतनम कहते हैं कि रियल में जो फिलहाल जो शेड्यूल बनाया गया है पावर्स का, सब्जेक्ट्स का, मुझे तो लगता है ये स्टेट को बहुत पंगु बना देगा। वो कहते हैं कि ज़्यादातर जो रिसोर्स हैं इनकम के वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए गए हैं। इससे स्टेट गवर्नमेंट को जब भी नीड होगी अपनी इंडस्ट्री के लिए, एजुकेशन के लिए, सैनिटेशन के लिए, डिफरेंट और प्रोसेस के लिए, तो वो बार बार क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने जाकर के गिड़गिड़ाएगा क्या। इसलिए यदि ये सब कुछ प्रेजेंट में जो पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है, यदि ये पावर ऐसे दी जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो फिर इस कंट्री को यूनिटरी स्टेट बना दो, फिर कन्फेडरेशन बनाने की जरूरत ही क्या है। उसने कहा है रियल में यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत कम पावर दी जाए, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी न बढ़े उनकी। ज़्यादातर पावर स्टेट गवर्नमेंट को देनी चाहिए ताकि वो लोकल प्रॉब्लम को वहीं सॉल्व कर लें। मैं कुछ हद तक यहाँ संतनम के जो ना फेवर में हूँ, क्योंकि हमने देखा बेल्जियम में, यूरोप के नॉर्थ वेस्ट में एक छोटा सा कंट्री बेल्जियम ने जब वहाँ पर एक सिस्टम को अपनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावरफुल स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से पावरफुल जो है ना कम्युनिटी गवर्नमेंट, और कम्युनिटी गवर्नमेंट ने जब अपने लोकल प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सोल्व किया, तो यूरोप जो एक करेंसी बनी थी यूरोप की, और उसका करेंसी बनने के बाद यूरो का जो ऑफिस है वो कहाँ ओपन हुआ था, ब्रुसेल्स में। क्यों हुआ था? क्योंकि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए इसका सिलेक्शन किया गया था। तो के संतनम मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कम पावर देकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी घटा रहा, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर वो अपना बहुत अच्छा काम कर सके।
तो इस तरह के संतनम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो स्टेट गवर्नमेंट के मिलनी चाहिए, नहीं तो एक दिन वो आ जाएगा जब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देंगे। तो इस तरह के संतनम जो है ना, जो मद्रास के एक मेंबर हैं, वो इस तरह क्या बोलते हैं कि ज़्यादातर पावर जो है ना किसको दी जानी चाहिए। हमें पता है कि सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट में कितनी लिस्ट है, 97 जो सब्जेक्ट हैं किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के, 66 सब्जेक्ट किसके, स्टेट गवर्नमेंट के, 47 किसके हैं, कंकरेंट लिस्ट में, जो दोनों गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसीजन लेती हैं। और रिजिडूरी जो लिस्ट है उसके ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अधिकार है। तो ज़्यादातर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ दी गई हैं। तो इस तरह के संतनम का मानना ये है। नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन आज का, आज हम केवल 4 ही क्वेश्चन जो ना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है, व्हाई डिड महात्मा गांधी थिंक हिंदुस्तानी शुड बी द नेशनल लैंग्वेज। महात्मा गांधी कहते हैं कि महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ की नेशनल लैंग्वेज हिंदुस्तानी होनी चाहिए। स्टार्टिंग में इंडिया के कांग्रेस के लीडर और महात्मा गांधी का ये मानना था कि हिंदुस्तानी एक ऐसी भाषा है जिस मल्टीकल्चरल लैंग्वेज है ये, जिसको यहाँ आसानी से समझा जा सकता है, जिसमें डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज के वर्ड को आसानी से इसके अंदर लाया जा सकता है। और हिंदुस्तानी उर्दू और हिंदी के मेल से बनी है, इसलिए ये केवल हिंदू और मुसलमान कम्युनिटी को साथ नहीं लेके आएगी, बल्कि ये साउथ के लोगों को भी साथ लेकर के चलेगी। इसलिए इसको आसानी से बोला जा सकता है। ये सभी भाषाओं के वर्ड को अपने आप में समायोजित कर लेती है, इसलिए हिंदुस्तानी यहाँ की नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। क्योंकि इसे भारत में बहुत बड़ी हिस्से में जो है ना बोला भी जाता है। लेकिन बाद में हिंदुस्तानी भाषा के साथ क्या हुआ कि जब यहाँ पर हिंदुस्तानी भाषा में डाइवर्जेंट हो गया, यानी इसकी उर्दू एक जो ब्रांच है वो मुसलमानों के फेवर में जाती दिखाई दी, हिंदी जो है ना यहाँ के दूसरे हिंदुस्तानियों के साथ जाती दिखाई दी, एक तरह से बट गई। यहाँ पर कुछ लोग चाहते थे कि यहाँ की नेशनल लैंग्वेज देवनागरी जिसकी स्क्रिप्ट है वो हिंदी होनी चाहिए, जो संस्कृत निष्ठ है। ये कहते थे कि इनका मानना था कि यहाँ पर उर्दू के अंदर जो है ना यहाँ पर अरेबियन और पर्शियन वर्ड ज़्यादा आने लग गए थे, यानी ये अरेबियन और पर्शियन के ज़्यादा नज़दीक जा रही थी उर्दू। यानी हम कह सकते हैं कि एक भाषा के ऊपर एक राजनीति का प्रेशर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लास्ट में अपने कंट्री की जो भाषा बनी वो नेशनल लैंग्वेज जो है वो कोई नहीं बनी। नेशनल लैंग्वेज यहाँ किसी को नहीं बनाया गया है। यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को डिक्लेयर किया गया है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ने ये कहा कि आने वाले टाइम में हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए प्रोसेस चलानी चाहिए। बट साउथ में जब इसके अगेंस्ट ये रिवोल्ट हुआ, उनका मानना था कि इंग्लिश को भी जो है ना यहाँ के ऑफिस में काम करते रहना चाहिए, नहीं तो इंग्लिश को 1965 से देश से बाहर हो जाना था। अब भी आज भी हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो कोई नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की प्रोसेस नेता मान रहे थे कि चलनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन महात्मा गांधी, यहाँ पर क्या है कि महात्मा गांधी जो है अब भी, यानी लास्ट तक महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर और बाहर भी यही फील करते रहे, इनकी आस्था यही बनी रही कि यहाँ की नेशनल लैंग्वेज हिंदुस्तानी हो, क्योंकि हिंदुस्तानी पूरे कंट्री के अंदर बोली जाती है, मल्टी जो ना कल्चरल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज के वर्ड को अपने अंदर आसानी से समा लेती है, इसलिए इसको नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। तो आज के अपने 4 क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, थैंक यू।